मैं इस वक्त हूँ मेरठ के सिसोली गांव में। एक सिसोली गांव मुजफ्फरनगर में भी है, जहां से किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत निकले और किसान आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में गई। और एक सिसोली ये मेरठ के पास है, जो 12 का सेंटर माना जाता है एक तरह से, और सियासी तौर पर भी बहुत अगवा गांव है, शहर के करीब है और बहुत प्रगतिशील किसान यहाँ पर हैं। और आज हम एक प्रगतिशील किसान कमल प्रताप के फार्म पर हैं। केशव फार्म के नाम से इनका फार्म है, ये केशवम फार्म। और यहाँ कमल जो है वो एक बहुत ही जुझारू नौजवान हैं। एक ऐसे वक्त में जब गांवों के नौजवान शहरों में और विदेशों में करियर तलाश रहे हैं, तब कमल ने शहर में करियर तलाशने के बजाय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से बीटेक की परीक्षा पास की और गांव में खेती करने आ गए। और कमल इस समय जैविक ढंग से खेती कर रहे हैं और इनका मानना है कि खेती में जो जहर मिल रहा है वो लोगों को बीमार कर रहा है, उनकी ज़िंदगी के खिलाफ है। और बड़े पैमाने पर चूँकि इस बेल्ट में कैंसर के मरीज सामने आए हैं पिछले 2-2.5 दशक के भीतर, तो कमल ने ठाना कि उन्होंने जो एजुकेशन हासिल की है उसका इस्तेमाल वो अपने गांव के लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे। तो कमल ने शुरू किया जैविक खेती का उपक्रम और वो जैविक ढंग से खेती कर रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, और जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एकदम प्राकृतिक ढंग से खेती की तरफ वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये प्रयोग कैसा है, कैसे उनके मन में आया और कितना सफल है, इस पर बात करते हैं कमल से। तो ये आपके मन में कैसे आया कि जैविक खेती शुरू करनी है? रविंद्र भैया, इसे हम प्राकृतिक कृषि बोलते हैं। और संघ के वर्ग में मैंने प्रथम बार ये बात सुनी कि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि ऐसे की जा सकती है कि उससे एक ही गाय से बड़ी भूमि पर लगभग 50-60 बीघे पर खेती करी जा सकती है। तो सुनने के बाद तो ठीक ऐसा लगा कि संभव नहीं लगता ऐसा कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा, जहां हम इतना यूरिया डालते हैं, इतनी डाई डालते हैं और एक गाय से इतनी लंबी ज़मीन में खेती। परंतु जब बताया गया कि और भी किसान इस प्रकार कर रहे हैं, तो अपने धर्मपाल सिंह है थाना भवन, संजीव शर्मा जी हैं निसुरका बुलंदशहर, तो इन किसानों के यहाँ मैं होकर के आया, वो कर रहे थे प्रैक्टिकली, तो उन्हें देखा तो देख करके लगा कि हाँ ऐसी खेती संभव है। तो जब आपने अपने बाबा जी से कहा पहली बार कि मुझे 6 बीघा ज़मीन अलग से दीजिए, हाँ। उसमें मुझे ये मॉडल अपनाना है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या कहा उन्होंने? क्या वो तैयार हो गए सहज भाव से एकदम, या उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो? बाबा जी तो मेरे साथ रहते हैं हर निर्णय में, परंतु मेरे पिताजी ने थोड़ा सा ठीक सा नहीं लगा उन्होंने कहा उनको लगा कि ये घाटे का सौदा है। हाँ, उन्हें लगा कि कहाँ खेती में हम इंजीनियरिंग कर ली, तूने नौकरी करनी चाहिए और तू दोबारा खेत में जा रहा। और लेकिन अनमने मन से उन्होंने, चाचा ने बाबा ने दोनों ने कहा, तो 6 बीघे ज़मीन मुझे सारी ज़मीन में से दे दी गई छांट करके कि चल तू इसमें जो तुझे करना कर ले। तो उस 6 बीघा ज़मीन में पहली बार आपने किस चीज़ की फसल ली? भैया, गेहूं के बाद वो खेत खाली करके मुझे दिया गया था। मैंने उसमें पहली फसल धान की लगाई थी, 11-21 मैंने धान लगाया था। वो मैंने मूंजी लगाई थी सबसे प्रथम बार। अच्छा, तो उसका बीज कहाँ से लिया आपने? कौन सा बीज था? बीज वो 11-21 था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मोदीपुरम से लेकर के मैं उस बीज को आया था। अच्छा, फिर जब आपने उसकी पौध लगाई या सीधे बुआई की? उसमें कुछ 2 तरीके हैं धान की फसल लेने के। कुछ लोग सीधे बुआई भी करते हैं और कुछ लोग पौध लगाते हैं। तो आप कौन सा मॉडल आपने अपनाया? हमने भैया डोल निकाल ली थी, गूल पर उनकी सीधे बिजाई कराई थी। अच्छा। बीजामृत से ट्रीट करने के बाद हमने उनकी बिजाई कराई थी। बीजामृत क्या है? ये बीजामृत भैया एक जैसे हमारे केमिकल फार्मिंग में भी चलता है ना, कि किसी भी बीज को ट्रीट करने के बाद हम उसे लगाते हैं धरती पर। ये एक जैविक कीटनाशक है एक तरह का। हाँ, एक तरीके से जैविक तरह का, जो सीड ट्रीट करते हैं। सीड ट्रीटिंग का एक ट्रीटमेंट का एक सॉल्यूशन बनता है। ये किस चीज से तैयार होता है? गौमूत्र इसमें लगता है 2 लीटर, 5 लीटर पानी के अंदर 2 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गोबर, 1 से 2 किलो और 50 ग्राम चूना, ये डाल करके उसके अंदर आप बीज को डुबकी लगवाइए और निकाल दीजिए और सुखा दीजिए। उसमें अच्छा होगा कि यदि राख इत्यादि हो तो वो भी छिड़क दे, तो बाद में इसमें इसका घोल बना के इसमें बीज डालते हैं और तब उसकी बुआई करते हैं। हाँ, वो बीजामृत से ट्रीट करते हैं। बीजामृत यानी एक तरह का जैविक कीटनाशक है जो खुद से तैयार किया कमल जी ने और उससे बुआई की धान की फसल की। तो जब आपने धान की फसल की बुआई की तो कैसे ग्रोथ उसकी शुरू हुई? नॉर्मल थी
एबनॉर्मल थी, कमज़ोर थी, क्या स्थिति थी? भैया मैं सच बताऊँ, प्राकृतिक इसमें तरीके से जब मैंने पहली बार खेत की बुआई करी ना धान की, तो मेरा खेत अच्छा नहीं चला और कमज़ोर फसल थी, घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इतना स्थिति ख़राब हो गई थी कि मैंने जोती थी वो फसल ठीक नहीं हो पाई। यानी पहली बार जब खेत इतने बर्बाद हो चुके हैं लगातार पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स से, कि पहली बार जब जैविक खेती शुरू की जाती है तो वो फसल देने की स्थिति में नहीं है, और पहली बार जब कमल जी ने धान की फसल ली उसमें तो इतना खरपतवार हो गया, इतना कमज़ोर हुई वो फसल कि इनको उस फसल की उसी में जुताई करनी पड़ी। यानी एक तरह से ये घाटे का सौदा हुआ पहली बार में। तो शुरुआत में जब रासायनिक खेती की तरफ से जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो शुरू में आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, कुछ घाटा उठाना पड़ सकता है, यानी इसका मतलब ये है। फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था जब पहली फसल बर्बाद हो गई? तो गांव के लोगों ने, घर वालों ने क्या कहा? भैया घर वाले तो बताएं ज़्यादा समाज पे आश्रित हो जाते हैं ना। तो समाज जब प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने क्या कहा कि ये आया था यूनिवर्सिटी से बीटेक करके चला था बड़ा किसान बनने, अब क्या हुआ? क्यों आया अंग्रेज वहाँ से पढ़ाई करके यू खेती करेगा यहाँ, और देख कितना खेत इतना अलग तरीके से। फिर आप निराश नहीं हुआ? आपने सोचा नहीं कि चलें वापस नौकरी करें? ना भैया, पहले झटके में निराश नहीं हुआ। दरअसल ना मुझे शुरुआत में दलहन करनी चाहिए थी, दलहन करता तो गड़बड़ नहीं होती मेरे भी मन में। यानी आपने प्रयोग से सीखा, आपको लगा कि धान के बजाय दलहन की खेती से शुरुआत करनी चाहिए, दलहन से करनी चाहिए। दलहन में चूंकि उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स हैं, उनमें नेचुरल फर्टिलाइजर करने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया भी होता है, तो वो खुद जनरेट करता है नाइट्रोजन, नेचुरल नाइट्रोजन। तो कमल जी ने ये पाया प्रयोग करने के बाद, चूंकि धान की फसल में ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं होता है और दलहन की फसलों में होता है, तो दलहन से शुरुआत करनी चाहिए जैविक खेती की। तो फिर जब अगला सीजन जब आया, धान की फसल जब आपने जुताई कर दी, तो उसके बाद फिर कौन सी फसल ली? धान के बाद भैया मैंने इसमें हरी खाद लगा दी, ढैंचा लगा दिया मैंने। ढैंचा लगाया, ढैंचा अच्छा जमा, और फिर जीवामृत भी चलाया मैंने खेत में। ढैंचा तो बेसिकली एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर है। नेचुरल फर्टिलाइजर। ढैंचा उगाया आपने, उसी में उसकी जुताई कर दी। तो खेत की जो ताकत है, खेत के भीतर जो जीवाणु हैं वो पैदा होने शुरू हो गए। चूंकि जो रासायनिक खाद हैं और कीटनाशक हैं, तो जमीन के भीतर जो तमाम तरह के ऐसे जीवाणु हैं जो खेती के लिए लाभदायक हैं, वो मर जाते हैं उससे लगातार। तो भैया हमने मार दिया ना लगातार, जहर डाल डाल के जितने जीवाणु हैं हम धरती को समाप्त कर चुके। यदि धरती समाप्त नहीं होती, उसके अंदर खुद की शक्ति बची होती ना, तो मेरी धान की फसल बहुत अच्छी होती। मतलब मिट्टी इतनी जहरीली हो चुकी है मिट्टी की, सारे उसके जीवाणु, केंचुए जैसे जीव जो खेती के लिए खाद पैदा करते हैं, जमीन में वेंटिलेशन करते हैं फसलों के लिए, वो सब बर्बाद हो गए वो सब। लेकिन हमारा जो कल्चर बनाते हैं ना, जो हम नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत, वो जीवामृत असल में है इसी चीज़ की दवा। हम जीवामृत लगा करके फसल को खाद नहीं देते, हम जमीन को पुनर्जीवन देते हैं। फिर आपने अगली फसल कौन सी ली कमल जी? ढैंचे के बाद हमने गेहूँ लिया भैया। अच्छा। 226 वैरायटी आती है, एक 75 वैरायटी है, वो हमने बोई, जीवामृत लगाया, हुई बढ़िया अच्छी। उसमें कितनी पैदावार आई एक बीघा में या एक एकड़ में? उसकी भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है भैया। उसमें भी ढैंचा लगाने के बाद जब जीवामृत ये लगा दिया अपना, शुरुआत में गेहूँ ना, तो गेहूँ भी शुरुआत में जो निकला तो वो पीला पड़ने लगा। अच्छा। पैदा होने के बाद पत्ते उसके भी पीले होने लगे। मूंजी में तो मैं नहीं निराश हुआ था, परंतु मैं गेहूं में सही बताऊं मैं निराश हो गया था। मुझे लगने लगा भाई लौटना पड़ेगा वापस, मेरे तीसरी फसल भी बस्ता बंध जाएगा, नुकसान की तरफ जा रही थी। हाँ, लेकिन संजीव शर्मा जी से बात करी, धर्मपाल जी से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम इसमें जीवामृत का एक स्प्रे करो। अभी तक तुमने जीवामृत धरती में लगाया, एक स्प्रे करके देखो। और भैया मैंने जीवामृत का स्प्रे करा तो उसके आश्चर्यजनक नतीजे उसके सामने आए। 3-4 दिन बाद जब मैं वापस आया तो खेत हरा हो गया था जैसे बाकी खेत थे, और हर प्रकार से स्वस्थ मेरे पौधे हो गए थे गेहूं के। और उसके बाद फिर मुझे उस पर विश्वास जम गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने उनसे सलाह ली, तो उन्होंने फिर एक सोयाबीन की खाद बनवाई थी, सोयाबीन और गुड़ मिला करके एक खाद बनाई थी, सोयाबीन की खाद का मैंने स्प्रे करा। तो कितनी पैदावार ली आपने गेहूं की फसल में एक बीघा में? 226 में भैया हमारी 2-2.25 कुंटल बीघे का पैदावार निकली। और आमतौर पे जो रासायनिक फसल होती है उसकी कितनी पैदावार होती है? इस बार के सीजन में लगभग 2.5, 3, शेष खेतों में निकला था। मेरे में 2 से 2.25 निकला था। बहुत अंतर नहीं था। ऐसा ही अंतर मार्केट में उसकी कीमत में आपको मिल गया होगा। आपने मार्केट कहाँ तलाशा इसके लिए? मुझे तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ी भैया। मेरे इसका उपक्रम का बहुत लोगों को पता था कि मैं गऊ आधारित खेती कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से पहले ही बुकिंग कर ली थी उसकी,
और इस बार मैंने एक और काम करा था भैया, मैंने जिन्हें दिया ना गेहूँ, उनसे मैंने कोई रेट नहीं मांगा। उनसे मैंने कहा कि जो आपने देना है वो दे दीजिए, परंतु मुझे किसी ने भी 3,3500 से कम का रेट अपनी इच्छा से भी नहीं दिया। इस बार तो जो मैं रेट तय करूंगा, उन्होंने कहा अगली बार जो तू करेगा उसी से ही हमें लेना। ये जैविक खेती की ताकत है कि मार्केट आपको तलाशना नहीं पड़ता, मार्केट आपको तलाशना नहीं पड़ता और लोग आपसे पहले से संपर्क करते हैं, पहले से बुकिंग हो जाती है। तो तमाम जो लोग हैं जो जागरूक हैं हेल्थ के प्रति, सेहत के प्रति, वो पहले से कमल जी से संपर्क कर लेते हैं और यहीं से फसल ले जाते हैं उनकी। कमल जी के गांव के लोग, परिवार के लोग भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जब कमल जी इस तरह की खेती की शुरुआत कर रहे थे तो उनका क्या सोचना था। हमारे साथ इस वक्त सिसोली गांव के प्रेमपाल जी हैं जो इस जैविक खेती में सहयोग करते हैं कमल जी का। तो हम प्रेमपाल जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। ये जब इस ज़मीन की सारी भूमि इनकी जो कमल जी की है, मैं यही इसमें खेती कर रहा था पहले से। जी जी। तो ये कमल जी आके, कमल ने मेरे से कहा, भाई चाचा ये खेत में से, इसमें से आधा 6 बीघे मुझे कर दिया है घर को ने जी। अब मैं इसमें प्राकृतिक गौ आधारित खेती करूँगा जी। मैंने की भी गौ आधारित खेती, तो हमने तो अचंबा सा भी लगा, गौ आधारित कैसे खेती हो, भी गोबर डाल के तो खेती हमने करी ही। जी। हमने कमल को उसमें से 6 बीघे खेत दे दिया। 12 बीघे आपने कमल को 6 बीघा खेत दे उसमें दिया। से मैंने छोड़ दिया। जो 12 बीघे का एक खेत है वो, जी। उसमें से 50% भाग हमने कमल जी को दे दिया। जी। अब इन्होंने भाई इसमें बुआई कराओ, मैं कहा कैसे होगी जी। इन्होंने कि भी धान लगाएंगे गुल्लो पे। अब वो धान लगा, हमें तो बहुत अटपटा पहले ही लगा। फिर धान नहीं हुआ तो लोगों ने मजाक शुरू कर दी हमारी लेनी है जी। वही पढ़ा लिखा बालक है, इतने से क्या ऐसा सलाह नहीं दे यानी रहा। इसको अनुभव नहीं था, हाँ, पढ़ा लिखा बालक है, इसको नौकरी करनी नौकरी चाहिए करनी थी, कहाँ चाहिए। खेती में आ गया है। और क्या करवा रहे हो तुम, इसका सहयोग इसका कर रहे हो उल्टा। मैंने कि देखो सुनो भाई, हमसे तो जो यूँ कह रहा, मैंने इसे भी समझा कमल भाई इस तरीके से खेती नहीं होने। जब हम ना डाई डालेंगे, ना यूरिया डालेंगे, ना दवा डालेंगे, पानी भी सीमित देंगे, उसमें जीवामृत बनवाया करा, मतलब आपको ये भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे खेती हो सकती है। और फिर जब पहली फसल नष्ट हो गई, जुताई करनी पड़ी, जोत दी, और फिर दूसरी बार ढैंचा बो के उसकी भी जुताई करनी पड़ी, तो तब फिर आपने क्या सोचा? गेहूँ जब इन्होंने बोया उसमें नहीं, जब 2 फसलें पहली, मन हमारा तो बिल्कुल टूटा हुआ है जी। जी। और हमें दुख भी हो गया भाई, ये लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी करने के बजाय गांव में आ गया है, आ गया, इंजीनियरिंग करना चाहिए था, करना चाहिए, और यहाँ फसल हो नहीं पा रही है, नहीं हो रही। तो फिर जब इन्होंने अगली फसल दी, इन्होंने फिर गेहूं की पे इन्होंने जिद करी, तो उसमें गेहूं लगा दिया गया। कमल ने तो बहुत बताई ऐसे करना है, ऐसे करना है। हमने वो पपेड़ के बुआ दिया, बिगर डाई के, बिगर किसी दवा के, बिगर केमिकल के, बीजामृत बना के दिया इसने। उसमें उस पर लगा के गेहूँ हमने खेत में बखेर दिया बिगर सब चीज़ के, और उस पर ट्रैक्टर चला दिया। ऐसे मेड़ काट दी, गेहूँ जम आया। जम के हमने जो आधा खेत मेरे पे हा, उसमें हमने डाई वगैरह लगाई, वो तो चल पड़ा। ये कमल वाला जो हिस्सा हा खेत का, वो चला नहीं जी। और वे हमें बड़ी परेशानी हुई उससे। इसे समझा, मैं कभी इसे जोत दो, कुछ और बोलेंगे इसमें, अब इसमें केमिकल की खेती करेंगे, यूँ खेती नहीं होने। फिर इसने 2-4 जगह बात करके वे जीवामृत चलाओ इसमें। मैंने उसमें पानी दिवाया इसका अलग के गैल, और जीवामृत पानी के साथ हमने खेत में दे दिया। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा गेहूँ पे। मैं फिर इन्होंने कही जी इसमें एक स्प्रे करा दो। हम लोगों ने तो अपने खेत में यूरिया डाला गेहूँ में, तो मैंने इससे की, मैं कभी कहीं गऊ का पेशाब छिड़कने से कहीं नाइट्रोजन की मात्रा गेहूं को मिलती, किसी फसल को मिलती देखी है जी किसी ने? हमने तो अपने जीवन में कहीं देखी ना जी। जी। इन्हों के कहने से उसमें हमने एक स्प्रे करा दिया, जीवामृत का, जो इन्होंने बनवाया हमारे साथ। जीवामृत लगाने के बाद 5-6 दिन में उसका ऐसा रिजल्ट आया खेत में कि हमें ये हो गई उम्मीद, भाई कोई मजाक तो उड़ाओ इसकी, पर इस तरह की खेती हो सकती है, संभव है। गेहूँ सामान्य सा ही निकला उसमें, जो अब के। लेकिन आपका एक विश्वास जग गया
कि खेती ऐसे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जी। फिर मैंने इनके पापा से बात करके, और गेहूँ उस हिस्से का आधा मैंने 12 बीघे में से 6 बीघे तो मेरा गेहूँ है, मैंने काट के, और 6 बीघे ज़मीन भी कमल जी की, पूरा खेत इनके हैंडओवर कर दिया गया। ये जब शुरुआत में खेती की कमल जी ने यहाँ जैविक ढंग से, और पहली 2 फसलें नहीं हो पाई, तो गांव के लोगों को लगा कि ये जो लड़का एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये सफल होने वाले नहीं हैं, और बिना फर्टिलाइज़र के, बिना पेस्टिसाइड के कोई खेती संभव नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था और सुना भी नहीं था कभी कि गोमूत्र से इस तरह से स्प्रे करने से खेती में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सकती है और कीटनाशक का काम कर सकता है वो। लेकिन ये प्रयोग जब कमल जी ने किया और तीसरी फसल उनकी बेहतर हुई और उसका भाव रासायनिक ढंग से पैदा की गई फसलों के मुकाबले ज़्यादा मिला, लगभग 1.5 गुना 2 गुना मिला, तब गांव के लोगों में एक विश्वास जागना शुरू हुआ। करते हैं कमल जी के चाचा ब्रजपाल जी से, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब कमल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो क्या सोच रहे थे। जिस समय कमल ये प्रयोग कर रहे थे तो आपका क्या सोचना था? देखिए, मेरा अनुभव ये कह रहा था कि ये सक्सेसफुल तो होगा जी। क्योंकि मैंने बहुत सी मुझे किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर किया हुआ है। अच्छा, उसके दिल्ली बाद आप यूनिवर्सिटी खेती से। में लग गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेकेंड ईयर किया और फिर आप खेती में जुट गए। जी। जी। उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो इन्होंने जैसे बात की कि चाचा मैं तो ये करूँगा, मैंने भाई करो, लेकिन इसमें अभी तुम्हारे को हतोत्साहित मत होना। 1-2 साल तो तुम्हारे को देखो नॉर्मली वैसा ही लगेगा, क्योंकि हमारी ज़मीन ने इतना खाद ले रखा है, उसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा। ब्रजपाल जी को ये अंदाजा था कि जैविक खेती थोड़ा वक्त जरूर लेती है लेकिन सफल होगी, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और ग्रेजुएशन के पहले 2 साल की पढ़ाई इन्होंने वहाँ की थी, बाद में खेती में आ गए। तो किताबों में पढ़ा था कि जैविक खेती कारगर होती है, बेहतर होती है, हेल्थ के लिए बढ़िया है, ज़िंदगी के लिए बेहतर है। तो ये विश्वास इनके भीतर था और वो कमल की ताकत बने हुए थे, लगातार कमल को सपोर्ट कर रहे थे परिवार के भीतर, और बाकी लोगों को एक भरोसा दे रहे थे कि ये प्रयोग इस लड़के का सफल होने जा रहा है, और जब ये सफल होगा तो बाकी लोग भी इसको अडोप्ट करेंगे। जी। हमसे सबसे बड़ी गलती तो ये हुई, जब हमने पहली बार इसमें धान लगाया, हमने उसे डोलियों के ऊपर लगा दिया, गूलों के ऊपर, जबकि हमें वो रिवर्स करना चाहिए था। उसमें प्रोग्राम ये था कि डोलियों के ऊपर हम वो लगाएंगे धान, और जो नीचे खाइयाँ हैं उसमें हम उड़द लगाएंगे, जबकि उड़द पानी कम मांगता है, धान पानी ज़्यादा मांगता है। उल्टा होना चाहिए था, उल्टा होना धान चाहिए नीचे था। लगाते और उड़द ऊपर। तो इस वजह से हमारी वो, इसने कहा कि चाचा मैं तो फेल हो गया। मैं फेल नहीं हुआ, हमारा प्रोसीजर उल्टा हो गया। अगर हम वैसे करते तो हमारा हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल तो करना पड़ता है। यानी यहाँ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसान परंपरागत ढंग की खेती करता है तो उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं, जो ज्ञान है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखता चला आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता चला जाता है वो, और उसको किसी स्कूल कॉलेज में जाकर के सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। बचपन से वो किसान का बेटा ये देखते हुए बड़ा होता है कि खेत में कब बीज डालना है, कब जुताई करनी है, कब निराई गुड़ाई की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है और कब फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों अर्जित ज्ञान, अर्जित अनुभव, अर्जित गलतियों से वो सीखता चला जाता है और सुधार करता रहता है। एवं पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहने से वो ये भी जान जाता है किसान का बेटा कि किस खेत में पानी का ढलान किस तरफ से है, किस तरफ से पानी देना है, किस तरफ से नहीं देना है। इस तरह की तकनीकी बारीकियां भी वो सीख लेता है, समझ लेता है। लेकिन जब परंपरागत खेती छोड़ करके आधुनिक खेती की तरफ बढ़ता है तो वो जो ज्ञान है, वो जो जानकारियां हैं, वो चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित नहीं की गई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई हैं, वो नए तरह के प्रयोग हैं, तो इसलिए उनको समझने और उनको करने में कुछ वक्त लगता है, कुछ गलतियां भी होती हैं। कमल से भी ऐसी गलती हुई। उन्होंने जब वो मिश्रित फसल ले रहे थे धान की
और धान के साथ उड़द की खेती कर रहे थे। तो उड़द को उन्होंने मेंड के नीचे बोया और धान को ऊपर, जबकि धान में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है धान की फसल को, तो मेंड के ऊपर उड़द लेना चाहिए था, धान की फसल नीचे होने चाहिए थी। ये उन्होंने तब सीखा, तब जाना जब धान की फसल नहीं हो पाई उम्मीदों के अनुरूप। तो धीरे धीरे वो प्रयोग करते गए, अपनी ही जानकारियों को बेहतर करते गए, अपने प्रयोगों से सीखते चले गए, और जो जैविक खेती के जानकार लोग हैं उनसे भी बातचीत करके अपने ज्ञान को उन्नत करते रहे। और अभी तीसरे साल वो एक सफल किसान की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार उन्होंने अरहर की फसल ली है और उड़द लिया है, मूंग है, यानी दलहन की फसलें उन्होंने ली हैं, बाजरा भी है। तो चूंकि उन्होंने सीखा कि शुरुआत में दलहन की फसलें लेनी चाहिए, चूंकि दलहन की फसलों में एक ताकत होती है, एक क्षमता होती है कि वो खुद से नाइट्रोजन पैदा करती हैं, ज़मीन को फर्टाइल करती हैं, चूंकि उनकी जड़ों में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह के जीवाणु होते हैं। तो ये प्रयोग वो कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो धान की फसल, गन्ने की फसल भी सफलतापूर्वक जैविक ढंग से ले सकेंगे। मिश्रित खेती कर रहे हैं, नई नई फसलें ले रहे हैं। कमल का कहना है कि भविष्य में वो सब्जियों की खेती, औषधियों की खेती भी करना चाहते हैं। तो उनका ये एक मॉडल मेरठ ज़िले के किसानों के लिए आने वाले कुछ सालों में नज़ीर बन सकता है। हम आपको ऐसे ही कुछ और प्रगतिशील किसानों की कहानी दिखाते रहेंगे, ऐसे नौजवानों की कहानी दिखाते रहेंगे जो पढ़ने लिखने के बाद अपने परंपरागत और पैतृक पेशे में बहुत बेहतर कर रहे हैं। शुरुआती वक्त में उन्हें ज़रूर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं उसको सही रूप में, सही मायने में सार्थक किसानों के बेटे ही कर रहे हैं। कमल जैसे बेटे जो पढ़ने लिखने के बाद, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद गांव लौट करके अपनी जड़ों से जुड़े रहकर खेती करने में जुट गए हैं। हम आपको कमल के खेत पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की फसलें लहला रही हैं इस वक्त वहाँ। ये कमल का खेत है जहाँ इन्होंने मूंग और अरहर की सहफसली खेती ली हुई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार फसल इस समय है और हरियाली आप देख सकते हैं। अरहर की फसल बहुत ही मजबूत है और देख सकते हैं आप कि जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो कमल जी, फसल बहुत ही शानदार है। कैसा लग रहा है लहलाती हुई फसल देख करके? आपका जो प्रयोग है, जो आप 2-2.5 साल से कर रहे थे, वो सफलता की तरफ है, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है भैया, डॉक्टर साहब, बहुत शानदार अच्छा महसूस होता है। चक्कर ये है कि पूरी मजाक उड़ी हुई है हमारी। अच्छा। हाँ, तो पूरा संघर्ष जैसा हुआ है। तो अब मतलब कुछ लोगों के लिए ये अविश्वसनीय था कि ऐसे भी कहीं खेती हो सकती है, और ये जो नौजवान है ये समय बर्बाद कर रहा है, संसाधन बर्बाद कर रहा है, और इस तरह से तो खेती संभव नहीं है। लेकिन आज 2.5-3 साल बाद आपने ये दिखा दिया है कि इस तरह से खेती संभव है। भैया, ये खेती आदमी के लिए तो देखो अच्छी है ही। हाँ। हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार की कोई फसल का उपभोग करेगा, उपभोक्ता जो भी इसे फसल को लेगा उसके लिए तो अच्छी है ही। कमल का कहना है कि जहर डाल कर के फसलें पैदा नहीं करनी चाहिए। इंसान की सेहत और इंसान की ज़िंदगी किसान की प्राथमिकता में होनी चाहिए, सरकारों की प्राथमिकता में होनी चाहिए, और इस तरह की जैविक खेती को तरजीह देनी चाहिए, सरकारी मदद देनी चाहिए और बड़े लेवल पर इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। कहीं भी इतना केंचुए की विष्ठा किसी भी खेत में दिखाई नहीं देती, और ये कीटों के लिए भी बहुत अच्छा है। जहाँ नेचुरल फार्मिंग होती है वहाँ तितलियाँ ज़्यादा आती हैं। तितलियाँ देखो भैया, परागण के लिए इस खेत में बहुत तितलियाँ दिख रही हैं, केंचुए ज़्यादा होते हैं, और जो जीवाणु धरती के भीतर जिंदा रहते हैं, मिट्टी के भीतर जिंदा रहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। यानी इकोसिस्टम के लिए बेहतर है ये खेती, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है, पूरा जो जैव विविधता है उसको संजोने का काम करता है। कमल के चाचा ने और प्रेमपाल जी ने कदम कदम पर सपोर्ट किया है इस खेती के लिए। बिल्कुल किया है जी। और इसमें अब इस खेत के मॉडल को लोग हमारे क्षेत्र के देखने के लिए आते हैं काफ़ी संख्या में। यहाँ हमारे इस फार्म पे लोगों का तांता लगा रहता है। तो ये कमल और उनके परिवार के लोग हैं जो जैविक ढंग से खेती कर रहे हैं, और इनका कहना है कि शुरुआती मुश्किलें झेली, आलोचनाएं झेली, कुछ लोगों
ने हंसी का पात्र बनाने की कोशिश भी की, वो हंसे कि यार कहीं ऐसे भी खेती हो सकती है भला। तो ये सारे सवालात उठे और इन सब से जूझते हुए अंततः कमल ने जीत हासिल की है। अब वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, रोल मॉडल बनने की तरफ बढ़ रहे हैं इस पूरे इलाके के लड़कों के लिए, नई उम्र के नौजवानों के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक ऐसे वक्त में जब अपराध के दलदल में फंस रहा है युवा, बेरोजगारी का शिकार होकर के जब भटक रहा है, जब गलत रास्तों पर जा रहा है, तब कमल जैसा नौजवान यूनिवर्सिटी से बीटेक करके गांव लौटता है और गांव में एक छोटा सा हिस्सा अपने परिवार से लेकर के इस तौर पर लेकर के कि वो एक मॉडल बनाना चाहते हैं खेती का, प्रैक्टिकल शुरू करता है। 1.5-2 साल की असफलताओं के बाद तीसरे साल में सफलताएं शुरू होती हैं। तमाम आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं, तमाम मुश्किलें और आर्थिक संकट झेलना पड़ता है, लेकिन कमल टूटते नहीं हैं, क्योंकि कमल ने देखे हैं दुनिया भर के वो मॉडल जहां जैविक ढंग से खेती की जाती है, और उनके दिल में एक सपना है कि वो जहर पैदा नहीं करेंगे, जहर नहीं बोएंगे खेतों में। तो इस सपने के साथ वो खेती कर रहे हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे कमल जैसे होनहार किसानों और नौजवानों की कहानियाँ। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या और जानना चाहते हैं। हम आपको, अगर आप जो जानकारियाँ जैविक खेती के बारे में लेना चाहते हैं, तो कुछ और एक्सपर्ट से रूबरू कराएंगे। मार्केट कहाँ है इनका, मार्केट के एक्सपर्ट से रूबरू कराएंगे, और ऐसे कई और वीडियो आपको जल्दी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।